हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। घटना चक्र सीरीज में मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य। दिल्ली सल्तनत के दौरान साहित्य कैसा था। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज, जो कांसीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादिन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली, खज़ाइन उल फुतूह जो तारीख़ अलाई कहते हैं, आशिका, नूह सिपीहर तथा तुगलकनामा प्रमुख हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबकाते नासिरी मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। ताजुल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्से सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख़ फ़िरोज़ शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इमामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही के नाम से लिखा है। आइए देखते हैं प्रश्न। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। इनका नाम था अल-बरूनी। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय समाज सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? एटा में। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी, ये NCERT मध्यकालीन भारत, अथवा 1253 ईस्वी हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली की विकास में। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो या शेख निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो ने एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबद्ध था। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया।
मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, तीनों। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूतीय हिंद का उपनाम दिया गया था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली हिंदी का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो ने। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। निम्न कथनों पर विचार करिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल साद द्वितीय द्वारा लिखा गया था। द्वितीय कथन है, भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? तो इनमें दोनों कथन जो दिए गए हैं वो दोनों सही हैं। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब-ए-नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की और उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबाक़त-ए नासिरी के लेखक कौन था? तबाक़त नासिरी का लेखक मिन्हाज उस सिराज था। तबाक़त नासिरी मिन्हाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबाक़त नासिरी। इनको कालानुक्रम के अनुसार इन ग्रंथों के निर्माण पे इनको सजाना है। कौन पहले रचित हुए, कौन बाद में? तो सही उत्तर है, सबसे पहले किताब उल हिंद की रचना हुई, इसके बाद पृथ्वीराज रासो की, उसके बाद तबाक़त नासिरी और सबसे बाद में फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की तथा तबाक़त नासिरी का मिन्हाज उस सिराज, जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया। अतः इनका सही कालक्रम है किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबाक़त नासिरी, फतवाए जहांदारी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी भाषा को। फारसी को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। ये इसलिए कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को
इंगित करने के लिए होता था अपभ्रंश शब्द का उपयोग। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत के विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, शौर, सैनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनको सुमेलित कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिन्हाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद। तो सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इसके बाद हसन निज़ामी, ताजुल मासीर, इसके बाद सी का 2 और डी का 1 मिन्हाज उस सिराज, तबाक़त नासिरी और याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही। तो इनका मिलान हुआ। जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी का ताजुल मासीर, मिन्हाज उस सिराज का तबाक़त नासिरी और याहिया बिन अहमद का तारीख़ मुबारक शाही। तो हमारा सही उत्तर है डी। जियाउद्दीन बर्नी ने फ़ारसी में तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउशन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिन्हाज उस सिराज ने तबाक़त नासिरी की रचना की। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए और सूची में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। ताजुल मासीर, हसन निज़ामी, खज़ाइन उल फतूह, अमीर खुसरो, तारीख़ मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी और फतवाए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ए ताजुल मासीर, हसन निज़ामी, खज़ाइन उल फतूह, अमीर खुसरो, तारीख़ मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवाए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन हैं? शम्स शिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स शिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी को माना है, जियाउद्दीन बर्नी को। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सुमेल करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें। इनका सही सुमेल है तारीख़ हिंद अलबरूनी के द्वारा, तारीख़ दिल्ली खुसरो के द्वारा, रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, तबाक़त नासिरी मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा हुआ। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेल करें और सही कूट का चयन करें। हक़ाइक़ ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा लिखा हुआ, तहज़ीबुल अख़लाक़ इब्न मिशकाविया, कुंजुल तिजार बैलक अल कबायकी, जवामिउल हिकायात सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। फ़वाइद उल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? अमीर हसन सीजजी ने। अमीर हसन सीजजी ने फ़वाइद उल फ़वाद नामक पुस्तक का संकलन किया है, जो कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गायन वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, ज़ल्फ़ तथा साज़गरी आदि को जन्म दिया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा।
राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कृति स्तंभ का निर्माण करवाया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पंडित भाव भट्ट संगीत राज, उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल रागमाला, कुंभा राग कल्पद्रुम। तो पुंडरीक विठल रागमाला ये सही सुमेलित है। पुंडरीक विठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने, राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करिए और नीचे दिए गए में से सही कूट का चयन करिए। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो रागमाला का सुमेल है पुंडरीक विठल ने लिखा है। रस कौमुदी ये लिखा गया है श्रीकंठ के द्वारा। राग विबोध ये लिखा गया है सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये रचना है वेंकट रमन के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेल निम्नवत है। रागमाला पुंडरीक विठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।